तो ये टॉपिक आपका बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजनाओं के आधार पर ये पढ़ सकते हैं। जब दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो तो ऐसी परियोजनाओं को आप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे मैं यहां बताऊं, जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये किसी नदी पर यानी बहता हुआ पानी उसको बांध बना करके या किसी बांध पर या आजकल तो झीलों पर भी ये प्रोजेक्ट स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि आपने ध्यान दिया हो वुलर झील, तो वुलर झील पर तुलबुल परियोजना चल रही है। तो नदी पर या बांध पर या झील पर इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट लगा दिया जिससे सिंचाई की व्यवस्था कर दी या पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कर दी, और पानी का स्टोरेज बहुत ज्यादा है यानी आवक क्षमता ज्यादा है, तो जलभराव क्षमता की अधिकता के कारण वहां जल विद्युत का निर्माण भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का सीन रहता है। तो इसका जो प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में बता देते हैं। देखो, अपना देश आजाद हुआ वर्ष 1947 में। तो 1947 के बाद जैसे ही देश आजाद होता है तो अपने जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री है नेहरू जी, तो नेहरू जी जाते हैं अमेरिका। अमेरिका में एक प्रोजेक्ट देख करके आते हैं टेनेसी नदी का। ये ध्यान रखो, अमेरिका में कौन सी नदी का प्रोजेक्ट देख के आए? टेनेसी नदी का। तो उस टेनेसी नदी पर बने हुए बांध परियोजना को देख करके इनके विचार आता है कि भारत में भी इस प्रकार की काफी सारी बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की जा सकती है। और टेनेसी नदी के आधार पर हमारे यहाँ पर दामोदर नदी पर इस प्रकार का नेहरू जी विचार करते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना संचालित की जा सकती है। तो जुलाई 1948 में, ध्यान से देखो, जुलाई 1948 में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन या डीवीसी का गठन यहाँ नेहरू जी करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जब 1948 में ये डीवीसी का गठन करते हैं तब ये सुनिश्चित हो जाती है कि अमेरिका पे जिस प्रकार से टेनेसी नदी का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक इसी प्रकार से भारत सरकार भी दामोदर नदी घाटी परियोजना पर विचार करेगी और यहाँ धीरे धीरे ये काम सुचारू रूप से हो जाता है। आगे चल करके जब 15 मार्च 1950 को जब योजना आयोग का गठन हो जाता है तो अब पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कर दी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना थी या फर्स्ट आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें अपना जो उद्देश्य था, इस पूरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो आपका था कृषि क्षेत्र, कि भाई कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है और कृषि क्षेत्र की जीडीपी बढ़ेगी तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर हमारे देश की जीडीपी या हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कृषि का उत्पादन या कृषि क्षेत्र का प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा या जीडीपी देश की तभी बढ़ेगी जब अपन किस प्रकार से सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से इस कृषि क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे। तब अपन ने ये सिंचाई परियोजनाओं का कॉन्सेप्ट लाया कि अपन इस प्रकार से सिंचाई परियोजनाओं पर बात करते हैं या यहाँ पर परियोजना स्थापित करते हैं। तब जाकर के ये आगे चलती रही और भारत में पहली जो परियोजना आई थी वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसके आधार पर ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई थी, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके बाद धीरे धीरे आगे चलते रहे और परियोजनाओं का निर्माण करते रहे। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, पोंग परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो ये जो सारे प्रोजेक्ट है ना ये उसी समय से प्रारंभ माने जाते हैं। तो धीरे धीरे एक प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत हो गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने, तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही अपने यहाँ पर इसको आधुनिक भारत का मंदिर या नवीन तीर्थ की संज्ञा दी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर या नवीन तीर्थ की संज्ञा दी। तो ये कहते थे कि भाई ये नवीन तीर्थ है, नए तीर्थ है या आधुनिक भारत के मंदिर है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से कहा गया है। तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट यानी कि तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर और नवीन तीर्थ की संज्ञा दी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बता दिया कि बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कहां से हो रही है, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप हुआ है। तो ये एक बार और देख लीजिए। देखो, बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना, इस प्रकार ध्यान रखो आप।
बहुउद्देश्य परियोजना या नदी घाटी परियोजना। होता क्या है कि किसी नदी पर घाटी वाले क्षेत्र में बांध बना करके ये प्रोजेक्ट या परियोजनाएं शुरू की जाती है। ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, ये नदी पर यानी बहते हुए पानी को रोक करके जो वो बहता हुआ पानी है, जो गतिज ऊर्जा है, उसको बांध में पानी को स्टोरेज करके स्थितिज ऊर्जा बदल करके और उस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है या बदल कर जाता है। तो वो नदी हो सकती है, बांध हो सकती है, झील हो सकती है। तो यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट की स्थापना की जाती है। तो ये तो वो स्थान है जहाँ पर प्रोजेक्ट संचालित किया जाएगा। नदी पर चला सकते हैं, बांध पर चला सकते हैं या झील पर भी चला सकते हैं। तो ये तो वो स्थान है। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर कह रहे हैं इसको। तो ये जो नदी घाटी परियोजना है, उनको अपने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इसको आधुनिक भारत के मंदिर या नवीन तीर्थ की संज्ञा देते हैं। तो देश आजाद हुआ वर्ष 1947 में। 1947 के बाद में नेहरू जी ने अमेरिका में एक टेनेसी नदी पर प्रोजेक्ट बना देखा। उस अमेरिका की टेनेसी नदी के प्रोजेक्ट के आधार पर हमने भी दामोदर नदी पर इस प्रकार की एक परियोजना स्थापित करने का विचार रखा और जुलाई 1948 में डीवीसी का गठन कर दिया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का गठन करते हुए यहाँ पर भी इस प्रकार की सिंचाई परियोजना की बात की गई। तो ये आपकी जो पंचवर्षीय योजना है कृषि क्षेत्र में, तो इसका विकास धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हो गई। और योजना आयोग, ध्यान से सुनो, ये आपका कौन सा आयोग हो गया? योजना आयोग। वर्तमान में तो इसको नीति आयोग के रूप में रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन ये पहले योजना आयोग ही होता था। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना कर दी। योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजना शुरू करी और पंचवर्षीय योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो आपके कृषि क्षेत्र था। अब पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपके कृषि क्षेत्र था। यह आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी जो आपके कृषि क्षेत्र के विकास करने की। कृषि क्षेत्र बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। इस हिसाब से सिंचाई परियोजनाओं को नेहरू जी ने पहला जो प्राथमिकता सौंपी और इसी आधार पर देश में इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं की नींव रख दी। और भारत की पहली और बड़ी प्रमुख जो बहुउद्देश्य परियोजना है वो आपकी भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना या बहुउद्देश्य परियोजना के रूप में बनकर तैयार होती है। ऐसे ही भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, धीरे धीरे ये इस प्रकार से आगे बढ़ती है। अब देखो, जैसे भाखड़ा नांगल है ना, ये भी अपने राजस्थान में इसको लाभान्वित करती है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये एक प्रकार के पहली बहुउद्देश्य परियोजना थी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी। इसमें जैसे ये राजस्थान है ना, तो अपने इस राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले लाभान्वित होते हैं। ये थी आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना। ऐसे ही काफी सारी परियोजनाओं में एक अपन पढ़ सकते हैं, जैसे यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये परियोजना भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए स्थापित की गई थी। तो इसका भी बड़ा उद्देश्य था सिंचाई और पेयजल आपूर्ति, सिंचाई पेयजल आपूर्ति के लिए। अब ये जैसे आप इसके बारे में पूरी पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो आपने ऐसे पढ़ा होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना लगभग 649 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से ये 150 किलोमीटर आपके पंजाब में, 19 किलोमीटर आपके हरियाणा में और 35 किलोमीटर ये आपके राजस्थान में। इस प्रकार आपने राजस्थान वाली याद रखनी है। तो ये 204 किलोमीटर तो आपके ये राजस्थान फीडर के रूप में होती है, राजस्थान फीडर के रूप में 204 किलोमीटर। और जो मुख्य नहर है, मुख्य नहर इसकी 445 किलोमीटर होती है। तो 649 किलोमीटर जो लंबी है, ये आपके 3 राज्यों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किया गया है। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को अपन यहाँ राजस्थान में डिटेल से पढ़ लेंगे,
फिलहाल मैंने इतना समझा दिया है कि 150 किलोमीटर पंजाब में, और ये आपकी हरियाणा में, और ये आपकी 35 किलोमीटर जो आपके टिब्बी से लेकर के मसीतावली हेड तक है। तो मसीतावली हेड तक इसका राजस्थान फीडर की जो लंबाई राजस्थान में है ना वो 35 किलोमीटर है। इस प्रकार 204 किलोमीटर आपकी राजस्थान फीडर होती है। मुख्य नहर की बात करें तो 445 किलोमीटर आपकी मुख्य नहर होती है। तो 204 और ये 445, इस प्रकार 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आपकी कुल लंबाई हम यहाँ पर देखते हैं। इससे आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अब जो IGNP है ना, ये विश्व की सबसे ध्यान से देखो, विश्व की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट एवं लंबी, लॉन्गेस्ट, विश्व की सबसे बड़ी व लंबी सिंचाई परियोजना है। ये ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे लंबी व बड़ी सिंचाई परियोजना है जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और ये पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में लगभग जितने भी मरुस्थलीय जिले हैं, पहले जो 12 मरुस्थलीय जिले, उनमें से 10 मरुस्थलीय जिले लाभान्वित होते थे। तो ये पश्चिमी राजस्थान की आपकी जीवन रेखा कहलाती है, या थार के मरुस्थल की जीवन रेखा कहलाती है। तो इसको लाइफ लाइन ऑफ डेजर्ट या लाइफ लाइन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान कहा जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा या मरुस्थल की जीवन रेखा, मरुगंगा के नाम से इसको आप जानते हैं। तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी। ऐसे ही जब आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सतलज और व्यास दो नदियां हैं। सतलज और व्यास दोनों नदियों के संगम पर इस नहर का निर्माण किया गया है हरिके बांध बना करके। तो वहां पर पंजाब में हरिके बैराज नामक जो बांध बना दिया, वहां से नहर निकाली गई है, तब जाकर के ये नहर आगे आ रही है। देखो, ये अपना राजस्थान है। अब इस राजस्थान में मैं ये नहर बना के बता देता हूं। देखो, एक नदी आ रही है इस प्रकार से, ऐसे। तो ये जो नदी जा रही है ना, ये आपके सतलज नदी है। जैसे दूसरी जो नदी जा रही है, ये आपके इस प्रकार से यहाँ पर, और ये नदी एक प्रकार की ये हो गई साहब आपके यहाँ। तो ये नदी आपकी व्यास, तो ये नदी हो गई सतलज, मान लो ये हो गई आपकी व्यास। अब दोनों नदियों के संगम पर यहाँ बांध बना रखा है। अब जो बांध बना हुआ ना, इस बांध का नाम है हरिके बैराज। तो ये हरिके बैराज जो बांध है, ये आपके 1952 में बना है। तो ये हरिके बैराज बांध बना लिया। तो पहली पंचवर्षीय योजना में 1952 में तो अपने यहाँ के लिए केवल बांध ही बना था, तो हरिके बैराज बांध बन गया। तो ये जो पानी जा रहा है, ये आपके सतलज नदी का है, ये आपके व्यास नदी का है। इस प्रकार से ये नदियां आ रही हैं, और यहां से ये नहर निकाली गई है। जो इंदिरा गांधी नहर की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो यहां तक ये नहर निकाली गई है। तो अब जहां ये प्रवेश कर रही है वहां से, और ये स्थान है ना, इस स्थान का नाम है मसीतावली हेड। मसीतावली हेड, तो मसीतावली हेड तो यहां तक हो गया। इसके बाद नहर का जो आगे निर्माण हुआ है ना, वो आपके इस नहर का इस प्रकार यहां से निर्माण हुआ है। तो एक स्थान है पुंगल बीकानेर, फिर इस नहर को आगे बढ़ा दिया मोहनगढ़ जैसलमेर, और वर्तमान में ये नहर हो गई साहब बाड़मेर के गडरा रोड तक। तो यहाँ पर जो स्थान है इसका याद रखो, ये नहर कहाँ तक हो जाएगी आपकी, गडरा रोड, और गडरा रोड आपके है बाड़मेर में। और ये स्थान है मोहनगढ़, मोहनगढ़ आपके जैसलमेर वाला, और ये स्थान था आपके पुंगल, और पुंगल आपके बीकानेर वाला। तो ये स्थान था, और ये आपका मसीतावली हेड ही है। तो मसीतावली हेड आपके हनुमानगढ़ जिले में होता है। तो इस प्रकार इस नहर का निर्माण हुआ। अब इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ना, ये जिसको अपन इसको पढ़ रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका निर्माण आपके 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में? इसके आपके 2 चरण होते हैं साहब। एक तो ये ध्यान रखना है, 2 चरण हुए। 2 चरणों में जो पहला चरण है ना, तो पहले चरण में जिस नहर क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, वो पहला चरण आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। उसका 204 किलोमीटर लंबाई वाला क्षेत्र होता है, और इसी को आप कहते हैं राजस्थान फीडर। इसी का क्या नाम देते हैं? राजस्थान फीडर। इसलिए मैंने वहां कहा कि 150 किलोमीटर पंजाब में, 19 किलोमीटर आपके हरियाणा में, और 35 किलोमीटर आपके राजस्थान में इस राजस्थान फीडर की लंबाई होती है। तो ध्यान रहे, ये जो राजस्थान फीडर है ना, इसकी लंबाई अलग अलग है। जैसे 150 किलोमीटर पंजाब में,
19 किलोमीटर हरियाणा में और 35 किलोमीटर की राजस्थान में लंबाई है। तो पहले चरण में जो निर्माण हुआ एक तो ये हो गया। इसी के बाद पहले चरण में जो नहर बनी ना, मुख्य नहर, वो अब देखो यहां से, तो ये वाली जो एयर मसीतावरी हेड से और पुंगल बीकानेर तक, ये आपके 189 किलोमीटर की जो मुख्य नहर बनी है ना, वो बनी है। तो 189 किलोमीटर आपके मुख्य नहर का निर्माण हो रहा है। तो ये आपकी पहले चरण में ही बनी है, मुख्य नहर का निर्माण हुआ 189 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये राजस्थान फीडर हो गई और ये आपकी मुख्य नहर का निर्माण हो गया। ये दोनों काम आपके पहले चरण में हुए। अब दूसरे चरण में क्या हो रहा है? दूसरे चरण में वो तो मुख्य नहर का ही निर्माण रहा है, लेकिन ये 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण हो रहा है। अब वो यहाँ पुंगल से लेकर के और ये आगे तक का जो हिस्सा देखते हैं ना, ये यहाँ तक, तो ये आपके मुख्य नहर का निर्माण हुआ। तो 256 किलोमीटर, तो एक तो कहां से हो रहा है? पुंगल से लेकर के और आपके गडरा रोड तक। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार ये नहर का अंतिम बिंदु हो गया आपका गडरा रोड बाड़मेर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण है ये 2 चरणों में पूर्ण हुआ है। अब इसकी जब लंबाई देखते हैं तो जैसे पहले चरण में देखो, पहले चरण में 204 किलोमीटर तो आपके राजस्थान फीडर बन गई, और पहले ही चरण में 189 किलोमीटर आपकी क्या बन गई? मुख्य नहर बन गई। और दूसरे चरण में 256 किलोमीटर आपकी मुख्य नहर बन गई। इस प्रकार आपके 649 किलोमीटर में ये पूरी नहर कंप्लीट होती है। तो इतना आप थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, याद रखना है मुख्य नहर का निर्माण दोनों चरणों में हुआ है और राजस्थान फीडर का निर्माण केवल पहले ही चरण में हुआ है। इतना आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो अलग अलग दृष्टि से इसकी लंबाई पूछी जाती है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। यदि हमसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में प्रथम चरण के अंतर्गत कितना निर्माण हुआ है, तो ध्यान रखना है प्रथम चरण में 35 किलोमीटर अपना राजस्थान फीडर वाला हिस्सा शामिल करेंगे और 89 किलोमीटर आपका मुख्य नहर वाला हिस्सा शामिल करेंगे। इस प्रकार ये दोनों का जो जोड़ है ना, वो आप ध्यान रखेंगे। तो ये लगभग हो जाएगा साहब 224 किलोमीटर के आसपास। तो ये आपके पहले चरण का निर्माण कार्य है। परियोजना का निर्माण आपके 2 चरणों में पूर्ण होता है। तो जो 2 चरण है ना, उनमें हमने ये देख लिया कि पहले चरण में आपके राजस्थान फीडर का और दूसरे चरण में, तो देखो ध्यान से, राजस्थान फीडर आपके यहाँ से हरिके बैराज से, और हरिके बैराज से लेकर के यहाँ तक आपका राजस्थान फीडर है। राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर है, ये आपके राजस्थान फीडर की लंबाई है। इसके बाद ये आपकी मुख्य नहर है और इसके बाद ये भी आपकी 256 किलोमीटर की आपकी मुख्य नहर है। तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गई पूरी। तो 204 किलोमीटर आपकी, जैसे यहाँ पर मैंने RF यानी कि राजस्थान फीडर लिख दिया है, और ये 189 किलोमीटर ये आपकी मेन कैनाल हो गई है, और ये भी आपकी मेन कैनाल हो गई है, मुख्य नहर हो गई है, मुख्य नहर हो गई है। और ये आपकी टोटल लंबाई हो जाती है 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। जब आपसे चरणों के हिसाब से पूछेंगे तो आप बता सकते हैं पहले चरण में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण इतना हुआ था, और दूसरे चरण में जो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ है ना, तो वो आपके ये ध्यान रखो कि दूसरे चरण में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण हुआ है वो आपके यहाँ पर 256 किलोमीटर का होता है। तो आपने इस प्रकार 256 किलोमीटर इसका निर्माण होता है। तो दूसरे चरण का इस प्रकार याद रख लेंगे, और पहले चरण और दूसरे चरण दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के पूरी नहर हो जाती है, लगभग 649 किलोमीटर। तो ये मोटे मोटे इसकी जानकारी थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसमें 7 लिफ्ट नहर है, 7 लिफ्ट नहर है और 9 इसकी शाखाएं हैं।
तो एक तो ये याद रखना है 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखाएं हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। अब कई बार इनके नए नाम, कई बार इनके पुराने नाम पूछ ले जाते हैं, तो मैं ज्यादा नहीं, शाखाओं के तो नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लिफ्ट नहरों के नए पुराने नाम भी हो गए। तो जो 7 लिफ्ट नहर है ना, वह अपन देखते हैं। बीकानूर, लोणकोड़ा, गजपल, पोक, बांगड़ की, कंवर सेन, कुंभा की, करणी, पन्ना, गुरु जयवीर की। तो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे बीकानूर, लोहर, कोला, बजफल, पोक, बांगड़ की। अब ये तो है पुराने नाम। अब इनके नए नाम क्या हो गए? जो बीकानेर लूणकरण संलिप्त नहर थी ना, उसका, ये आपके जो पहली नहर तो हो गई है बीकानेर लूणकरण संलिप्त नहर, दूसरी होगी नोई साहिबा लिप्त नहर, तीसरी हो गई आपकी कोलैत लिप्त नहर, चौथी हो जाएगी आपकी गजनेर लिप्त नहर, पांचवी हो गई आपकी फलौदी लिप्त नहर, छठी हो गई आपकी पोखरण लिप्त नहर, और सातवीं आपकी बांगड़ से लिप्त नहर। ऐसे ये 7 लिप्त नहर हो गई। ये आपकी पहली लिप्त नहर हो गई साहब। तो ये तो थे आपके पहले पुराने नाम। अब इसके जो नए नाम हो गए ना, अब ये नए नाम क्या हो गए वो सुनो। कंवर सेन, कुंभा की करनी, इसका मतलब इसके जो नाम है ना, अब ये चेंज हो गए। इस नाम से जो अपन ने लिखी है ना, अब दूसरे नाम ले लिख रहा हूं कि एक तो हो गया कंवर सेन लिप्त नहर। तो ये ध्यान रखना है, कंवर सेन ने पहली बार बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता करके केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था। तो कंवर सेन ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रारूप करता है, या इस प्रकार से कहते हैं योजनाकार है या शिल्पकार है। तो कंवर सेन के बारे में ये बात ध्यान रखनी है। तो कंवर सेन, कुंभा की करनी, इसका मतलब कुंभा कुंभाराम बारूपाल, और करणी यानी डॉक्टर करणी सिंह लिप्टनेर, और ये पन्ना पन्ना लाल, और ये आपका होगा गुरु गुरु गोविंद, वह गुरु जाम्बेश्वर। जयनारायण व्यास, और ये हो गया आपका की। अब देखो साहब, ये लिप्त नहर हो गई आपस में पूरी। तो अब यहां पर क्या क्या याद रखेंगे? एक तो ये इस नहर का नाम तो लूणकरण सर जो लिफ्ट नहर थी ना, इसका नाम हो गया कंवर सेन लिफ्ट नहर। नौर साहिबा लिफ्ट नहर थी, इसका नाम हो गया कुंभाराम, तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कोलैत लिफ्ट नहर का नया नाम कर दिया डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नाम कर दिया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। फलौदी लिफ्ट नहर का नाम कर दिया गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। पोखरण लिफ्ट नहर का नाम कर दिया जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। और बांगड़ से लिफ्ट नहर का नाम कर दिया वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इस प्रकार जो ये पहले 7 जो लिफ्ट नहर हुआ करती थी, इन 7 लिफ्ट नहरों के नए नाम कर दिए हैं साहब। तो ये तो थे आपके पुराने नाम। बीकानेर यानी कि बीकानेर लूणकरण से लिफ्ट नहर, नौर साहिबा लिफ्ट नहर, कोलैत लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, फलौदी लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, और बांगड़ से लिफ्ट नहर। अब इनके नए नाम क्या कर दिए? कंवर सेन लिफ्ट नहर, कुंभाराम बारूपा लिफ्ट नहर, ये कुंभाराम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर यानी डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, और इसके बाद हो गया पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर, गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो ये आपकी हो गई साहब 7 लिफ्ट नहर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत 7 आपकी लिफ्ट नहर है। अब जो ये कंवर सेन है ना, इनके बारे में थोड़ा सा एक दो प्रश्न और पूछ लेता है, तो इनके बारे में थोड़ा याद रखें। आपसे पूछा जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रारूपकर्ता। तो ये आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रारूप निर्माता थे, थोड़ा ये याद रखेंगे। इन्होंने ही पहली बार पत्र लिखा था, तो इनको आप प्रारूप निर्माता कह सकते हैं, इनको आप योजनाकार कह सकते हैं, शिल्पकार कह सकते हैं। इनके बारे में ये सवाल आता है साहब, योजनाकार या ये नहर के क्या हैं? शिल्पकार हैं। कौन? कंवर सेन लिफ्ट नहर की बात है। तो कंवर सेन जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रारूपकर्ता, योजनाकार या शिल्पकार है। इन्होंने ही 1948 में बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता करके वहां पर केंद्र सरकार को पत्र भेजा था। बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता, बीकानेर रियासत में
पानी की आवश्यकता, ऐसे एक टाइटल था। इस टाइटल के साथ वहां पर केंद्र सरकार को इन्होंने पत्र भेजा और उस पत्र व्यवहार के आधार पर अपन ने यहाँ पर नहर कार्य प्रारंभ करवाया। तो नेहरू जी ने सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना में इसकी नींव रख दी, लेकिन शुरुआत में जो बांध बना तो उस समय देखो 1948 से ये नहर का कार्य प्रारंभ होता है, इस प्रकार मानो तो ये 1958 में बनी। तो 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर की नींव रखने ऊपर से जो गोविंद वल्लभ पंत आए थे, गोविंद वल्लभ पंत जो इस नहर की निर्माण करता है, तो वो यहाँ पर नींव रखते हैं। तो ये 10 साल तो नहर कागजों में ही चलती रही। 1948 में आपको लेटर लिखा है और फाइनली नहर कब बन रही है, 31 मार्च 1958 को नहर का उद्घाटन हुआ है। और वो आपके जो उस समय के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत जो इस नहर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये इंदिरा गांधी नहर का लंबा इतिहास है। तो आप इसको बात ध्यान रखेंगे कि IGNP की स्थापना होती है ना, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो ये 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ और पंत ने रखी थी ये नींव। तो 31 मार्च 1958 आप तारीख याद रखेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थापना की जो डेट है वो आपकी हो गई 31 मार्च 1958। पहली बार पत्र व्यवहार कौन कर रहे हैं, कंवर सेन। तो कंवर सेन आपके प्रारूपकर्ता हो गए, योजना के निर्माता हो गए, या योजनाकार कहें शिल्पकार कहें, इसके बारे में आप ये ध्यान रखें। पुरानी बात अपन ने पढ़ ली। इसके बाद सर्वप्रथम जो पानी छोड़ा है, तो इसमें वर्ष 10 अक्टूबर 1971 को जो पानी छोड़ा है, या इस प्रकार आप कह सकते हैं पानी प्रवाहित हुआ, तो ये आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस समय ये उपराष्ट्रपति होते थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका भी नाम याद रखना है। तो ये थे आपके उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये यहाँ हनुमानगढ़ जिले में रावतसर शाखा से, इस पर आप 9 शाखाएं पढ़ेंगे ना, तो केवल एक शाखा ऐसी है जो इसके दाहिनी ओर है, बाकी सभी शाखा इसके बाईं ओर है। इस प्रकार ये रावतसर शाखा का भी एक इंपॉर्टेंट रेडीमेड टाइप से प्रश्न बनता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो ये पानी प्रवाहित हुआ है साहब आपके वर्ष 1961 में। पानी छोड़ने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उस समय देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले से रावतसर शाखा से इस पर पानी छोड़ते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। बाद में 1984 में इस रास्ता नहर का या मुख्य नहर का नाम हमने चेंज कर लिया है, तो अब इसका नाम हो गया इंदिरा गांधी नहर। पहले इसका नाम होता था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन कर दिया ऐसा। अब जो नाम परिवर्तन है ना, तब करके इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी जी की याद में इसका नाम परिवर्तन करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया है। इसके दोनों चरणों से लगभग 16.06 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई होती है साहब। बहुत बड़ी परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इतना क्षेत्र से सिंचित होता है, लाभान्वित होते हैं। और पश्चिमी राजस्थान के जो 12 मरुस्थलीय जिले हैं, पहले ये 10 थे, ध्यान रखना है, बालोतरा और फलौदी और बन गए हैं, तो 12 मरुस्थलीय जिले इसमें शामिल हैं या लाभान्वित होते हैं। 12 मरुस्थलीय जिले से लाभान्वित होते हैं। पहले इसमें जालौर और पाली नहीं था। कौन कौन से जिले? अभी भी जालौर और पाली इसमें लाभान्वित नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, कई बार ये सवाल आ चुका है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कौन से 2 जिले लाभान्वित नहीं होते हैं। तो ये जालौर और पाली 2 जिले लाभान्वित नहीं होते हैं, लेकिन 2 जिले और बन गए। अब जो और नए जिले बने ना, उनमें एक तो बन गया बालोतरा, एक तो ये ध्यान रखना है, ये बालोतरा बन गया, और एक यहाँ पर बन गया फलौदी। तो अब ये 2 जिलों की जगह ये 2 जिले एक्स्ट्रा और जोड़ दिए। पहले मरुस्थल में 12 जिले थे,
अब थार के मरुस्थल में जो 12 मरुस्थलीय जिले हैं उनमें से 10 जिले थे, तो 10 जिले तो वो पहले वाले ही है, पहले लाभान्वित, तो दो ये, दो आपके कौन से जिले बता रहा हूं मैं, दो ये जिले बता रहा हूं, तो दो जिले ये हो गए। इस प्रकार 12 मरुस्थलीय जिले इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, जाल और पाली इससे लाभान्वित नहीं होते हैं। तो कई बार ये परीक्षा पूछा जाता है कि 12 मरुस्थलीय जिले अब वर्तमान में इससे लाभान्वित होते हैं साहब, ये आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया याद रखना रहेगा। इसके बाद देखो, जैसे ही सिंचाई परियोजनाओं पर जब बात करते हैं तो ये एक प्रकार की बहुउद्देश्य परियोजना थी। अब जो सिंचाई परियोजना है वो किस प्रकार से है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको बता देता हूं। सिंचाई की अपन बात कर लेते हैं, इरिगेशन यानी सिंचाई। तो ध्यान रहो कि किस प्रकार से जो उपलब्ध पानी है उस उपलब्ध जल संसाधन का अपन सिंचाई क्षेत्र में इस प्रकार करते हैं, तो उसका किस प्रकार यहाँ उपयोग करना होता है, तो वो अपन इसमें देखेंगे। देखो, पहले राजस्थान सरकार होती थी ना, तो राजस्थान में एक PWD डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है एक प्रकार से, तो इसको कहते हैं लोक निर्माण विभाग। PWD को क्या कहते हैं, लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इस राजस्थान PWD से अलग होकर सिंचाई विभाग की स्थापना कर रहे हैं, तो लोक निर्माण विभाग से अलग होकर, यानी इसके एक अलग शाखा बना दी और अपन ने राजस्थान सिंचाई विभाग की स्थापना कर ली। राजस्थान सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान या राजस्थान इरिगेशन डिपार्टमेंट बना लिया। और विभाग अपन बना रहे हैं 14 दिसंबर, हालांकि तारीख कोई नहीं पूछता, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो राजस्थान सिंचाई विभाग की यहाँ पर स्थापना हो गई साहब। अब हम क्या सोच रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है, वाटर सप्लाई के जो रिसोर्सेज है, अब हमारे यहाँ पर जो जल उपलब्ध है ना वो दो प्रकार से है। दो प्रकार से कैसे, कि संपूर्ण धरातल का जो सतही जल है एक तो उसकी उपलब्धता देख रहे हैं, एक जो भूमिगत जल है, भूमि के अंदर जो जल है ना उसकी उपलब्धता देख रहे हैं। तो अब राजस्थान में जो जल की उपलब्धता है उसके आधार पर देखो, जैसे राजस्थान में जल संसाधन, तो सिंचाई आप उसी से तो करोगे जो उपलब्ध जल है। अब वो है कैसे, एक तो आप भूजल देखो, यानी भूमि के अंदर का जो जल है उसकी उपलब्धता, और एक हम देखेंगे सतही जल, कि भाई सतही जल की क्या उपलब्धता है। तो ये तो है पूरे देश का 1.7% और यह है 1.16%। ये दो आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा पूछे गए कि राजस्थान में देश के कुल सतही जल का उपलब्ध जल संसाधन कितना है। तो जैसे ही आपसे पूछा जाए सतही जल का उपलब्ध संसाधन कितना है तो 1.6% है, और भूजल का उपलब्ध संसाधन कितना है तो 1.7% है, इतना याद रखेंगे। तो ये राजस्थान में उपलब्ध जो जल संसाधन है ना उसकी बात की जा रही है। अब जो उपलब्ध जल संसाधन है उसी से तो आप सिंचाई कर पाओगे, यानी बहता हुआ जो प्रवाहित जल है वो नदियों के माध्यम से बड़े सागरों में पहुंच गया। अब मान लो पानी पहुंच गया धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर से। अब ऐसा तो है नहीं कि सब बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से अपन ने किसी प्रोजेक्ट के तहत या पानी ला रखा है। अरे जो पानी यहाँ उपलब्ध है ना वो ही अपने यहाँ राजस्थान में सिंचाई के काम आ रहा है। यदि भूजल स्तर गिरता जा रहा है नीचे, दिन प्रतिदिन आपका जो भूजल स्तर या जमीनी जो वाटर लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है, इसका मतलब वो जल संसाधन हमने ट्यूबवेलों के माध्यम से, समरसिबलों के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में उपयोग कर लिया, उसको अपन ने कुओं नलकूपों के माध्यम से बाहर निकाल लिया, तो वो तो कौन सा हो गया, भूजल। तो भूजल स्तर है ना वो अपने उपलब्ध जल संसाधन कितना है तो 1.7% है। ये पूरे देश का है, पूरे देश में जितना उपलब्ध भूजल संसाधन है उसका राजस्थान में कितना है 1.7%। ऐसे ही सतही जल संसाधन कितना है तो सतही जल संसाधन है 1.6%। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे, यानी राजस्थान में इस प्रकार की जल की उपलब्धता या भूजल की उपलब्धता पाई जाती है। तो एक तो मोटा मोटा सा आइडिया आपने ये देख लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान में 640 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता पाई जाती है। तो यहां आप देख लिया राजस्थान में प्रति व्यक्ति, राजस्थान में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता
जितने अपने राजस्थान की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जल की बात करें तो 740 घन मीटर जल उपलब्ध है साहब। तो ये एक आंकड़ा, हालांकि भारत में पूछेंगे ये बात तो वहां पर 1700 है साहब। भारत का आंकड़ा क्या है? 1700। ये थोड़ा याद रखें, राजस्थान में 640 घन मीटर जल उपलब्धता है। ये आपके प्रति व्यक्ति जल की बात की जा रही है। यदि प्रति व्यक्ति राजस्थान में जल की उपलब्धता रहे तो वहां पर कितने रह सकती है, इस प्रकार से आप थोड़ा इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गई साहब आपके इस प्रकार। अब देखो, तो ये जो उपलब्ध जल संसाधन है इसी के आधार पर अपन ये सिंचाई की जो प्रोजेक्ट है इसको बात कर रहे हैं पूरी। तो यहाँ अब राजस्थान सरकार क्या कर रही है, जो आपका ये राजस्थान सिंचाई जो विभाग है ना, इसके जो वर्तमान में मंत्री है, तो अब इसका नाम रख दिया जल संसाधन विभाग। तो हमारे यहाँ जल संसाधन मंत्री, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, राजस्थान सरकार में जल संसाधन मंत्री है वो सुरेश सिंह रावत। सुरेश सिंह रावत। अभी मैं गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में सोच रहा था, वो अब नहीं है, पहले ये केंद्र में होते थे कैबिनेट मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में। तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी होते तो जल संसाधन मंत्री थे, लेकिन पहले पिछली बार की नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में केंद्र में हुआ करते थे। राजस्थान में कौन है इस समय वर्तमान में? सुरेश सिंह रावत, ये आपके जल संसाधन मंत्री है राजस्थान में। इस प्रकार ये जान रखें, राजस्थान में काफी सारी परियोजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उन परियोजनाओं में अपन देखेंगे निर्माणाधीन कौन कौन सी परियोजना है, तो कितनी परियोजना ऐसी है जो आपके निर्माण कार्य में अंतर आ रही है, कौन कौन सी इस प्रकार से है, तो वो और एक बार आप देख लीजिए। जैसे अभी मैं बता देता हूं कि अपन बात कर रहे हैं सिंचाई परियोजनाओं की। सिंचाई परियोजनाएं, एक तो अपन ने लिख दिया है बहुउद्देशीय, ऐसी परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना है। एक तो हो गई बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसके बाद अपन ने देखी वृहद परियोजनाएं, फिर हम देख रहे हैं मध्यम परियोजनाएं, और फिर हम देख रहे हैं लघु परियोजनाएं। देखो साहब, बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं जिससे अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उनको आप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ऐसी परियोजनाएं जो 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र या कमांड क्षेत्र रखती है, तो वो आपके 10,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र से अधिक। इस प्रकार आप याद रखो कि 10,000 के से प्लस है, के यानी कि 1000, देखो 10,000 के से अधिक है, तो ये तो कौन सी होंगी? ये आपकी बहुउद्देशीय परियोजना होंगी, वो सॉरी वृहद उद्देश्य परियोजना होंगी। इसके बाद मध्यम में देखते हैं, तो मध्यम वाली कौन सी है? तो मध्यम की क्या याद रखेंगे? 2,000 हेक्टेयर से और 10,000 हेक्टेयर जिनका कमांड क्षेत्र है, हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र, वो कौन सी? ये कितनी है? 2,000 से 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र तक होती है। और लघु परियोजनाओं में कौन होंगी? लघु परियोजना में होंगी 2,000 से, यानी ये 2,000 है, 2,000 के यानी 1000, तो 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचित क्षेत्र, 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचित क्षेत्र वाली ये अपन ने लिख दी साहब। थोड़ा ध्यान ध्यान दो। अब देखो, सरकार के द्वारा वर्तमान में ये जो छोटी है ना, इनका निर्माण कार्य चल रहा है, तो 40 प्रोजेक्ट 40 परियोजनाएं तो ऐसी बना रही है सरकार, का काम चल रहा है 40 परियोजनाओं पर। और ये जो मध्यम है ना, ये आपकी 6 परियोजनाएं चल रही हैं।
निर्माणाधीन। तो ये 6 परियोजनाओं पर काम सरकार अब इस पर कर रही है और ये आपकी 7 परियोजनाएं चल रही हैं। 7 परियोजनाएं ऐसी हैं जो आपकी वृहद परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तो इतना आप ध्यान रखें, ये 6 परियोजनाएं और ये आपकी 40 परियोजनाएं। और कुछ परियोजनाएं ऐसी भी हैं जो आपके बहुउद्देश्य परियोजनाएं, जैसे मैं आपको बताऊं, पीकेसी नाम सुना होगा आपने, ERCP, ये एक परियोजना है जिसमें आप पार्वती, काली सिंधु, चंबल और पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, तो ये पीकेसी ERCP जो परियोजना है ना, ये आपकी बहुउद्देश्य परियोजना है। इस प्रकार इनसे, हालांकि ये सारी जो काम है, इनसे सिंचाई भी काम होगी, पेयजल आपूर्ति भी होगी, जल विद्युत का उत्पादन भी होगा समय समय पर, काफी सारा ये, लेकिन जो सिंचित क्षेत्र के आधार पर जो डिवाइडेशन किया गया है ना, वो केवल ये 3 बात याद रखेंगे कि ऐसी परियोजनाओं जिनसे कि कितना निर्माण क्षेत्र याद है, तो जिनसे कि 10,000 हेक्टेयर भूमि जिनका सिंचित क्षेत्र होता है उससे अधिक होता है, तो वो आपके कौन सी है, बृहद परियोजना मानी जाती है। तो ये आपकी बृहद परियोजना हो गई। अब ये राजस्थान में वर्तमान में 7 निर्माणाधीन है, 7 पर काम चल रहा है। इसके बाद मध्यम की बात आ रही है, 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि जिनका सिंचित क्षेत्र है वो आपके मध्यम सिंचित परियोजना होगी और 6 परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन चल रही है जिन पर काम पूरा चल रहा है। और 2000 से जी हाँ 2000 हेक्टेयर से जिनका कम सिंचित क्षेत्र है, ऐसी 40 परियोजनाओं पर राजस्थान सरकार इस समय काम कर रही है। साथ ही अपन ने ये भी और देख लिया कि ये जो निर्माण क्षेत्र है ना, ये काम तो चल रहा ही है, जैसे इसको आप कह सकते हैं कि वृहद परियोजना ये आपकी हो गई, मध्यम परियोजना ये हो गई आपकी लघु परियोजना। आपसे वहां पर ये पूछी जा सकती है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे वर्तमान में राज्य सरकार, ध्यान से सुनो, राजस्थान सरकार द्वारा निर्माणाधीन परियोजना कार्य, राजस्थान सरकार द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाएं, तो आपको वहां ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, तो देखो एक ऑप्शन मिलेगा 7, 6 और 40, तो ये इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है। 7 कैसी परियोजना है, वृहद परियोजना। मध्यम परियोजना कितनी है, 6, और लघु परियोजना कितनी है, 40। इस प्रकार आप थोड़ा याद रखें कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में जो निर्माणाधीन परियोजना है ना, वो 7 परियोजना वृहद परियोजनाएं, 6 आपकी मध्यम परियोजनाएं और 40 आपकी लघु परियोजनाएं। इस प्रकार निर्माण काम इसका चल रहा है। और अब जो बड़ी परियोजना है जिसको आप पीकेसी बोलते हैं, तो पीकेसी का नया नाम कर दिया राम जल सेतु, जो राम जल सेतु लिंक परियोजना, तो इस पर भी ये काम चल रहा है। तो ये आपने ध्यान दिया हो तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे यहाँ पर राजस्थान में, तो वो उस समय की ये परियोजना की, तो ये देखो ध्यान से 24 जनवरी 2024, शायद 28 जनवरी 2024। अब देखो एक तो थे गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी यहाँ पर एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस अपन कर दें राजस्थान सरकार, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो अब मैंने एक तो लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मैं लिख रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, प्लस मैं लिख रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ये 3 की भारत सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश की। तो इधर की तरफ से जो साइन करने वाले थे उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, तो इन्होंने MOU साइन किया। इधर से जो CM है ना राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, और इधर से राजस्थान के वो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने, इन तीनों के बीच में MOU हुआ है किसको लेकर के, पीकेसी ERCP प्रोजेक्ट के तहत। तो ये आप थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान में आए थे और उस समय पर आपने ध्यान दिया हो तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ी मटकी रखी, उसमें ये भजनलाल जी के माध्यम से जल गिराया गया था, इधर मोहन यादव है उनके माध्यम से जल गिराया गया था, और एक अब उसका नाम रख दिया उन्होंने राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट, राम जल सेतु लिंक परियोजना। हालांकि उस परियोजना को अलग अलग नाम से अलग अलग समय पर आया, देखो इसके कई बार नाम बदल गए, पता नहीं क्या सरकार जो आती है उसका नया नाम करती है। देखो पहले इसका नाम रखा था ERCP, इसका मतलब होता है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, हिंदी में जैसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। जैसे IGNP पश्चिमी राजस्थान के लिए नहर परियोजना, ऐसे ही पूर्वी राजस्थान ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये हो गया। इसके बाद इसमें पीकेसी जोड़ दिया,
पीकेसी प्लस कर दिया। अब ये ईआरसीपी तो है ही है, अब ईआरसीपी है, पीकेसी है, पीकेसी का मतलब होता है पार्वती, पार्वती, काली सिंध, काली सिंध, और प्लस आपकी चंबल। इन नदियों पर परियोजना बना रहे हैं और ये आपकी है ईआरसीपी, इसका नाम ऐसे कर दिया, इसलिए ये पीकेसी ये हो गया। अब वापिस इसका नया नाम हो गया, ये भी अपन को याद रखना है, इसलिए नाम क्या ही है। अब हो गया ये राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट, ऐसे है ये। तो ये थोड़ा सा याद रखें। अब इसमें भी क्या है, जैसे अब देखो एक नदी है पार्वती, एक नदी है मेज, फिर इसके बाद है काली सिंध, एक है आपकी कूल और एक है आपकी कुन्नू। ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, इसका मतलब बता रहा हूं पार्वती, इसका मतलब बता रहा हूं मेज, यह है काली सिंध, यह है कुन्नू और यह है कूल। इन नदियों का जो अतिरिक्त जल है, अतिरिक्त कैसा जल, अतिरिक्त जो मानसूनी वर्षा का जो जल है ना, अतिरिक्त मानसूनी वर्षा जल, मानसून के समय में यहाँ वर्षा होती है तो मानसूनी वर्षा जल या मौसमी जो जल कहते हैं बरसात के मौसम का, उस अतिरिक्त जल का स्थानांतरण करना है। अब स्थानांतरण कहां करेंगे साहब, वो सुनो। इस अतिरिक्त जल का स्थानांतरण कहां कर रहे हैं, तो इधर ध्यान से सुनो। तो इधर ये कर रहे हैं बनास में, तो पहली नदी कौन सी हो जाएगी, बनास। इसके बाद ये करेंगे मेनाल में, बनास में कर रहे हैं, मेनाल में कर रहे हैं। फिर एक नदी बनास हो गई, मेनाल हो गई, बाणगंगा, और गंभीरी, और पार्वती जो लिखी है ना वो उसी पार्वती में, यहां बनास, मेनाल, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती के उप नदी बेसिन क्षेत्रों में इसका पानी अतिरिक्त जल को ट्रांसफर करेंगे, वापस पहुंचाएंगे। कौन कौन सी है, चलो इनके बारे में बता देता हूं। देखो इस पी का मतलब है पार्वती, अब पार्वती जो नदी बेसिन है ना वो यह है उप बेसिन है, देखो ये आपकी उप बेसिन है। इसके बाद ये आपकी हो गई मेज, इसके बाद इसके का मतलब है काली सिंध, काली सिंध, इसके का मतलब है कूल, और इसके का मतलब है कुन्नू। ऐसे इन नदियों का जो अतिरिक्त जल है, जो मानसूनी वर्षा जल है, इसका स्थानांतरण करना है किसमें, बनास में, मेनाल में, बाणगंगा में, गंभीरी और पार्वती उप नदी बेसिन क्षेत्रों में उस नदी का जल का स्थानांतरण करना है। ये समझो कि जैसे ये पार्वती नदी है तो पार्वती नदी में अतिरिक्त पानी आएगा, उसको बनास में डाल दिया साहब, ये आपकी अतिरिक्त जो पानी आया इसको अपन ने बनास में भेज दिया। मेज का अतिरिक्त पानी आया मेनाल में डाल दिया। तो अब ये इस प्रकार से प्रोजेक्ट बन रहा है। काली सिंध का पानी आएगा, इसको अपन ने गाण गंगा में यह शिफ्ट कर दिया, अतिरिक्त जल है। कूल का पानी आ रहा है ऊपर, वहां गंभीरी पर शिफ्ट कर दिया है साहब, ये आपकी गंभीरी नदी पर ये पानी आ गया। और कुनू का पानी आ रहा है ना ये आपके पार्वती में। ध्यान से देखो पार्वती नदी का जो प्रवेश है ना वो राजस्थान में कोटा और बारा की सीमा से होता है, और कुनू का प्रवेश भी बारा जिले से होता है। तो पहले ही कुनू नदी का पानी पार्वती में आ जाएगा, उसके बाद नदी बेसिन बनाएगी, या पहले ये उप नदी बेसिन बना रही है। तो आपको पता होगा पार्वती दो जगह लिखी हुई है, पार्वती इधर भी लिख रखी है, पार्वती उधर भी लिख रखी है। इस प्रकार ये 5 नदियों का पानी इन 5 नदियों में आएगा, तब जाकर के ये पानी एक बहुत बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर पर वाटर कैचमेंट एरिया डेवलप होगा, तब जाकर के ये ईआरसीपी चलेगी। तो अपन ने क्या नाम दे दिया इसका कि लिंक सेतु है। देखो ये आपका लगा दिया, देखो ये आपका जल लिंक परियोजना बना दिया, राम जी के नाम पर है। या तो राम सेतु वहां पर बना हुआ है साउथ में, रामेश्वरम से लेकर के आर पार स्टेट श्रीलंका तक, उसको राम सेतु कहते हैं। और ये आपके राम जल सेतु लिंक सेतु बना दिया, जैसे एक दूसरे पुल बना देते हैं ना, इधर से पानी इधर जाएगा। इसका मतलब जब अपन पुल का मतलब सेतु का मतलब यही होता है कि इधर वाले ट्रांसपोर्ट को आप इधर करेंगे या नीचे से, या तो 2 तरीके, और फ्लाई बनाओ ऊपर से, अंडर फ्लाई बनाओ नीचे से। तो ये एक प्रकार का परियोजना है।
तो ये ध्यान रखें। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर के आए, 3-4 राज्य इसमें सम्मिलित हो गए। तो ये अपन ने यहाँ देखा। अब क्या क्या काम है, एक तो हो गई भारत सरकार, या इसको मैं कह सकता हूं केंद्र सरकार। अभी ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना नहीं है, पर फिर भी यहां पर ये ध्यान रखें। एक हो गई साहब आपकी राजस्थान सरकार, और एक हो गई आपकी मध्य प्रदेश सरकार। सब शामिल है इसमें, क्योंकि चंबल नदी आई वहीं से रहा, ज्यादातर नदियां मध्य प्रदेश से आ रही हैं। तो अब राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार है ना, अब यहां आए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने इस प्रकार को देखा होगा, पिछले साल लगभग बात हो गई, 10 महीने हो गए लगभग इसको। तो अब इसकी तरफ से जो साइन कर रहे हैं ना, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये आपके केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे, अब नहीं है, पहले यही थे, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। और इधर से जो सीएम साहब है भजन लाल जी, इन्होंने साइन किए थे। तो राजस्थान की तरफ से जो सीएम भजन लाल शर्मा है, वो आपके साइन कर रहे हैं साहब, भजन लाल जी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है भजन लाल जी शर्मा। हालांकि ये परियोजना गहलोत सरकार की थी, इसका कॉन्सेप्ट है जो अशोक गहलोत जी लेकर आए, लेकिन सरकार चेंज होते ही इन्होंने नाम बदल दिया, और नाम बदल के इसको इस प्रकार से लिख दिया साहब। और ये हो गए आपके मोहन यादव। ऐसे अलग अलग सीएम साहब, तो इसकी तरफ से भजन लाल जी शर्मा, और ये हो गए गजेंद्र सिंह शेखावत उस समय के। अब ये होता है एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता समझो एक प्रकार का, कि तीनों वो दोनों राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इस प्रकार का समझौता हुआ। और समझौते के तहत जो पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी, जिसको आप नाम दिए गहलोत सरकार ने ERCP, गहलोत जी का तो नाम ये था, पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। फिर मोदी जी आए, इन्होंने इसको पार्वती, काली सिंध, चंबल नाम से जोड़ दिया, तो ये कर दिया। और बाद में जब ये समझौता ही हो गया, तब इसका नाम और रख दिया राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रकार इसके नाम कई बार परिवर्तित हो गए। तो बच्चों इसको थोड़ा याद रखना, परियोजना एक ही है, लंबी प्रोजेक्ट है, 2051 में ये पूरी होगी। अब पता नहीं ये 2051 पूरी होगी, अपन उस समय तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये राजस्थान के 13 जिलों को, जो आपके पूर्वी जिले हैं ना 13, उनमें सिंचाई का लाभ पहुंचाएगी। वर्तमान में 13 की जगह ये जिले हो जाएंगे आपके 17 जिले, क्योंकि अब नया राजस्थान बन गया। तो नए राजस्थान के आधार पर ये 13 जिलों की जगह वर्तमान राजस्थान में कितने जिले हो जाएंगे, ये आज के जो राजस्थान है उसमें ये 17 जिलों में लाभान्वित होगी साहब। तो बड़ी परियोजना है। तो इस प्रकार आप इसको, मैंने जगह जगह नहीं लिखा है, आप यदि स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेंगे तो आराम से ले सकते हैं। 3-4 स्लाइड में बारी बारी से यहाँ पर कर दूंगा, इसके बारे में 1-2 जानकारी और बताऊंगा। तो देखो अपन जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में ये है साहब। अब इस समझौते में क्या हुआ है कि इस पर 5 बांध बनेंगे। इस पर बांध कितने बनेंगे, 5 बनेंगे बैराज, और 1 बनेगा बांध। इस पर बनेंगे 5 तो बनेंगे बैराज, और 1 बनेगा बांध, डूंगरी बांध। तो 1 बांध बनेगा, 5 यहाँ पर बैराज बनेंगे। तो आपसे ये प्रश्न वहां पर पूछा जा सकता है। और इसका सबसे जो बड़ा बैराज है ना, वो है आपके नवनेरा। तो ये थोड़ा सा अभी पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था कि नवनेरा बैराज या नवनेरा बांध कहां पर है। तो ये बना है आपके कोटा में। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। एक तो ये वाला याद रख लेना, राठौड़ बांध याद रह जाता तो ठीक है, नहीं तो डूंगरी बांध याद रखना। तो ये डूंगरी जो बांध बनेगा ना, तो नवरेरा तो है आपके बैराज और डूंगरी आपका बांध। तो ये वाला है ना, इसका नाम है डूंगरी बांध, और ये बनेगा आपके बूंदी में। तो ये थोड़ा सवाई माधोपुर में, ये बनेगा आपके सवाई माधोपुर में। ऐसे ये आपकी थी ERCP कैनाल प्रोजेक्ट। लंबी परियोजना थी, बड़ी थी, इसको मैं वापस बता देता हूं। देखो अपन ने जो परियोजना पढ़ी है ना, उनमें इस प्रकार से पढ़ते आ रहे हैं। शुरुआत में अपन ने की थी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को अपन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। तो सरकार के द्वारा ऐसी कोई परियोजना जो बहते हुए पानी को स्थिर करके उस पर कोई बांध बना ले, बांध या झील बना ले,
और उसके बाद में उसी पानी से सिंचाई का उपयोग करके, जल विद्युत का पेयजल आपूर्ति करके इस प्रकार की कोई प्रोजेक्ट चलाती है, उसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। पहली बार ये प्रोजेक्ट लेकर कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ये अमेरिका गए, टेनिसी नदी का सर्वे किया। टेनिसी नदी पर देख करके इनके विचार आया कि भारत तो नदियों वाला देश है, यहाँ तो हजारों नदियां बहती हैं, क्यों नहीं इसी प्रकार का प्रोजेक्ट भारत में भी स्थापित किया जाएगा। और उन्होंने जुलाई 1948 में डीवीसी का गठन कर दिया। जैसे ही दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का गठन किया तो अपने यहाँ पर इस प्रकार की नदी घाटी परियोजना की शुरुआत मानी गई। फिर नेहरू जी क्या करते हैं? एक योजना आयोग की स्थापना करते हैं, जो कि सरकार पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कार्य उनके माध्यम से करती है। तो याद हो आपको, तो 15 मार्च 1950 को संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, तो गैर संवैधानिक आयोग बनाया जिसका नाम रखा आपने योजना आयोग। तो योजना आयोग के आधार पर ये पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ करते हैं। तो पहली ही पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को टारगेट किया था। तो कृषि क्षेत्र का विकास करना है तो बिगाड़ सिंचाई के कैसे होगा? तो इन्होंने सोचा भाई सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस प्रकार की काफी सारी परियोजनाओं पर चर्चा की। और पहली पंचवर्षीय योजना में ही सबसे बड़ी जो पंचवर्षीय योजना थी वो भाखड़ा नांगल परियोजना स्थापित कर दी। एक तो ये काम हो गया। अब भाखड़ा नांगल परियोजना के साथ में ही आप काफी सारी परियोजनाओं को सुचारू रूप से देख रहे हैं। तो इस प्रकार नेहरू जी को आधुनिक भारत का मंदिर कहने वाले पहले व्यक्ति, या इसको नवीन तीर्थ संज्ञा दी। ध्यान रखना है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को या नदी घाटी परियोजनाओं को नेहरू जी क्या नाम दे रहे हैं? इनको कह रहे हैं वो आधुनिक भारत का मंदिर या नवीन तीर्थ। फिर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ना, इस पर जो भाखड़ा बांध है इसको कहते हैं वो चमत्कारिक विराट वस्तु। तो ये अलग अलग है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। फिर आगे मैंने ये आपको पढ़ाया, हमने पढ़ा ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो जो भाखड़ा नांगल बांध है ना, ये आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी। इसमें राजस्थान के भी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आपके लाभान्वित होते हैं। सिंचाई और पेयजल के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बड़ी परियोजना है। ये विश्व की सबसे लंबी और विश्व की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पंजाब में इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर, हरियाणा में 19 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई है 35 किलोमीटर। इस प्रकार राजस्थान फीडर की लंबाई हुई 204 किलोमीटर। फिर ये जो मुख्य नहर थी, तो मुख्य नहर की लंबाई हुई 455, वो 45 किलोमीटर, और नहर की कुल लंबाई हुई 649 किलोमीटर, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों में मिलाकर होती है। अब इसको पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा या लाइफ लाइन ऑफ डेजर्ट, जीवन रेखा को क्या नाम देते हैं? लाइफ लाइन, इंग्लिश में ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ डेजर्ट या मरुस्थल की जीवन रेखा इसको कहते हैं। तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। फिर आपने नहर के बारे में पढ़ लिया कि सतलज और व्यास दो नदियां थी। एक नदी का नाम है सतलज, एक नदी का नाम है व्यास। दोनों नदियां जहां बनती है उसका नाम है हरिके बैराज। तो हरिके बैराज से अपन ने ये नहर निकाल ली। नहर का नाम इस प्रकार आ रहा है। तो ये तो होता है आपका राजस्थान फीडर, 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर है। राजस्थान फीडर का याद रखेंगे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों में है ये राजस्थान फीडर। इसके बाद अभी मैंने बता दिया ना, 150 किलोमीटर पंजाब में, 19 किलोमीटर आपके हरियाणा में, 35 किलोमीटर आपके राजस्थान में। तो राजस्थान में ये यहाँ तक आ रही है, यहाँ से लेकर के राजस्थान में 35 किलोमीटर का एरिया जो मसीतावली हेड तक आता है। इसके बाद मुख्य नहर की बात कर रहे हैं तो 189 किलोमीटर आपकी मुख्य नहर पुंगल बीकानेर तक, और ये यहाँ से गडर रोड तक आप हो गए 256 किलोमीटर। ये दो चरणों में इसका निर्माण कार्य हुआ, और ये आपको मैंने बताया रखा है। पहले चरण में आपके राजस्थान फीडर और पुंगल तक मुख्य नहर का निर्माण हुआ, दूसरे चरण में आपकी पूरी तरह से मुख्य नहर बनी, और इस प्रकार इस नहर की लंबाई हो गई आपकी 649 किलोमीटर। ये आपकी 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर परियोजना होगी। आगे हमने बताया कि इसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 इसकी शाखाएं हैं। अब नहर का काम कब से हुआ है? 1948 से शुरू हुआ, और नहर बनकर कब तैयार हुई? 1958 में। 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत ने नहर की स्थापना की, या ऐसे कह सकते हैं उद्घाटन का पत्थर रखा। तो पहली बार शिलान्यास हो रहा है 31 मार्च 1958 को। तो ये नहर 10 साल तो कागजों में चली। फिर ये जो 7 लिफ्ट नहर है ना, तो इन 7 लिफ्ट नहरों के अब नए नाम बदल दिए। तो नए नाम क्या क्या हो गए वो आप सुनो। बीकानेर लूणकरण से लिफ्ट नहर का नाम हो गया कमर्शियल लिफ्ट नहर। नौर साहिबा लिफ्ट नहर का नाम हो गया चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर का नाम हो गया करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। और गजनेर लिफ्ट नहर का नाम हो गया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। फलौदी लिफ्ट नहर का नाम हो गया गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। पोखरण लिफ्ट नहर का नाम हो गया जयनारायण लिफ्ट नहर।
और बांगरसर लिपनेर का नाम हो गया आपके वीर तेजाजी लिपनेर। इस प्रकार ये इसके पुराने नाम थे, ये इसके 7 नए नाम है। ये आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए। अब कंवर सेन है ना, इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारूप निर्माता कहते हैं, इसी को योजनाकार कहते हैं, इसी को शिल्पकार कहते हैं। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने ही 1948 में बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता नाम से एक लेटर लिखा था केंद्र सरकार को। उसी के आधार पर केंद्र सरकार पर ने इस पर विचार किया है। तो एक तो ये था। फिर हमने पढ़ाया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो स्थापना ना, ये कब हो रही है? 31 मार्च 1958 को हो रही है। करने वाले व्यक्ति कौन है? ये आपको नाम याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत। फिर पानी किसने प्रवाहित किया? तो 1961 में पानी प्रवाहित करने वाले व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे। अब जहां से प्रवाहित किया ना, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार आ गया है कि ये जो शाखा है ना, जो आपकी रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में है, तो हनुमानगढ़ की रावतसर शाखा से यहाँ पर पहली बार पानी प्रवाहित करते हैं। अब 1984 में ये राजस्थान फीडर का नाम इंदिरा गांधी के आधार पर इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम कर दिया गया। पहले इसका नाम होता था राजस्थान नहर। पश्चिमी राजस्थान के 12 मरुस्थलीय जिलों को लाभान्वित करती है। पहले मरुस्थलीय जिले होते थे 10, अब 2 नए बन गए। एक जिला बन गया बालोतरा, एक जिला बन गया फलौदी। दोनों को मिलाकर के 12 मरुस्थलीय जिले इस पश्चिमी राजस्थान की मरुभूंगा से, या आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से वर्तमान में लाभान्वित होते हैं। याद रखना है, जालौर और पाली इससे लाभान्वित नहीं होते। जालौर के लिए नर्मदा नहर परियोजना आ रही है और पाली के लिए आपके सुमेरपुर में जमाई बांध परियोजना बना रखी है। तो ये 2 जिले लाभान्वित नहीं होते, बाकी इससे लाभान्वित होते हैं। फिर मैंने ये बताया कि 16.06 लाख वर्ग हेक्टेयर पर यह सिंचाई कार्य करती है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मानी जाती है। यह विश्व की सबसे बड़ी भी है और लंबी भी यही है। इसके बाद मैंने सिंचाई की पूरी बात बताई। सिंचाई में मैंने बताया कि पहले राजस्थान में PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि या हिंदी में कह सकते हैं लोक निर्माण विभाग होता था। इस विभाग से अलग करके सिंचाई डिपार्टमेंट अलग कर दिया। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, इसकी स्थापना कब होती है? 14 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना होती है। राजस्थान में जो उपलब्ध जल संसाधन है उसके 2 प्रारूप याद रखने। एक तो भूजल संसाधन कितना है? तो 1.7% है। सतही जल संसाधन कितना है? 1.16% है। और राजस्थान में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कितनी है? तो याद रखना है 640 घन मीटर है, भारत में 1700 घन मीटर। और वर्तमान में जल संसाधन मंत्री कौन है? तो वो है आपके सुरेश सिंह रावत। याद रखना है, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री है सुरेश सिंह रावत। फिर हमने पढ़ी सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजना होती है 3 प्रकार की। एक होती है आपकी वृहद परियोजनाएं, एक होती है आपकी मध्यम परियोजनाएं, एक होती है आपकी लघु परियोजनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो ये 4 प्रकार बताया, ये तो देखो बहुउद्देश्य परियोजना होती है, ये इसके ऊपर स्टार लगा लें, क्योंकि ये आपकी कैसी परियोजना है? ये आपकी बहुउद्देश्य परियोजना है। और बहुउद्देश्य परियोजना वो होती है जो अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है। उनमें वर्तमान में ERCP पढ़ रहे हैं। तो पार्वती, काली सिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसका नाम है। तो 28 जनवरी 2024 को ये आपका 24 लिखना है, 28 लिख दिया गलती से, ये आप इसको 24 कर लो। 28 जनवरी 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में MOU साइन होता है। MOU मतलब तीनों की सहमति से एक मेमोरेंडम हस्ताक्षर किया जाता है। इसके बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और वर्तमान में जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की जो परियोजना है वो तो आपको क्या कहलाएंगी? वृहद परियोजना। और मध्यम परियोजना में 2000 से 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है वो आपकी कहलाएंगी मध्यम परियोजना। और लघु परियोजनाओं में जो किसी बांध पर या झील पर बना करके पेयजल आपूर्ति हेतु या सिंचाई के लिए की जाती है, तो वो परियोजना कौन सी है? 2000 हेक्टेयर से कम वाला क्षेत्र है। तो सरकार क्या कर रही है? राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में 7 तो कैसी परियोजनाएं, देखो आपके यहाँ पर 7 ये वृहद परियोजना, इधर 6 आपकी मध्यम परियोजना और 40 आपकी लघु परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। तो इस प्रकार राजस्थान सरकार इस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। फिर हमने ये पूरी आपकी दूसरी वाली जो नहर परियोजना पढ़ ली, इसका आप स्टार लगा लीजिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो अभी तक परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्यों? क्योंकि पहले गहलोत सरकार की योजना होती थी ERCP, अब इसका नाम चेंज कर दिया, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो इसमें PKC और जोड़ दिया है। PKC का मतलब याद रहना चाहिए पार्वती, काली सिंध और चंबल। उसके बाद वही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, तो मैंने ये लिख दिया पार्वती, ये काली सिंध, ये आपकी चंबल। तो ये परियोजना इस प्रकार आप यहाँ याद रख सकते हैं। फिर इसका जो नया नाम है ना वो कर दिया राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। अब लिंक किस किस का किया है?
तो देखो ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको वैसे भी याद रह जाना है। पीएम यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने आए थे, तो प्राइम मिनिस्टर याद रह जाएगा और साथ में पार्वती मेज याद रह जाना चाहिए। के इसका मतलब है काली सिंध, कूल और कुन्नू, इन 5 नदियों का पानी बनास में, मेनाल में, बाणगंगा में, गंभीरी और पार्वती में गिरता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अतिरिक्त जो मानसूनी वर्षा जल है उसका स्थानांतरण बनास में, मेनाल में, बाणगंगा में, गंभीरी और पार्वती में किया जाएगा। और ये इस नदी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए एक एमओयू साइन होता है, तो 3 सरकारों के बीच में एमओयू साइन हो रहा है, जिसमें 2 सरकार है, एक तो आपकी कौन सी, आपकी राजस्थान सरकार, इसके बाद आपकी मध्य प्रदेश सरकार और इसके बाद में आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। तो ये इधर की तरफ से मोहन यादव करने आए, इधर की तरफ भजन लाल शर्मा हस्ताक्षर करते हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत उस समय पर कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे। और फिर इसका फाइनली नाम चेंज करके ये नाम रख दिया है राम जल सेतु लिंक परियोजना। तो वर्तमान में ये काम चल रहा है, 17 जिले लाभान्वित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इससे राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे, 17 जिले लाभान्वित होंगे। और इस पर 5 बैराज और 1 बांध बना हुआ है। तो बांध का नाम है डूंगरी बांध, जो सवाई माधोपुर जिले में बना हुआ है। अब हो गई साहब। तो ये आपका कंप्लीट इरिगेशन यानी कि सिंचाई का टॉपिक था। इस प्रकार आप नदी घाटी परियोजना में 2 बड़ी बड़ी परियोजना यहाँ पर आप पढ़ ली है। तो याद रखना है माई बजाज सागर परियोजना के बारे में मैंने जब नदियों वाला टॉपिक पढ़ा रखा है वहां इसकी डिटेल जानकारी बता रखी है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में आप जब जल विद्युत का उत्पादन पढ़ेंगे वो आपके ऊर्जा वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, सिंचाई के आधार पर वो वहीं लिखा रखा है। और आपने जब चंबल पढ़ाया तो उसमें कोटा बैराज से लिखा रखा है, कोटा से केवल सिंचाई कार्य किया जाता है। तो कोटा में जो आपके चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ रहे हैं वो आपके कोटा बैराज से। आपको मालूम हुआ चंबल पर 4 बांध है, 3 बांधों से जल विद्युत का उत्पादन होता है। केवल कोटा जो बैराज है उसी से केवल सिंचाई होती है। उससे 2 नहर निकाल रखी है, दाई नहर और बाई नहर, फिर उससे लिफ्ट नहर निकाल रखी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो लिफ्ट नहर है वो आपके चंबल नदी घाटी परियोजना पर है 10। इंदिरा गांधी में 7 है, वहां पर आपकी 10 लिफ्ट नहरें हैं। तो आप चंबल के बारे में डिटेल से पहले ही पढ़ चुके होंगे। ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इसको आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें।